आज की रात कयामत की रात है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं? क्योंकि भारत ने जो ईरान में रहने वाले अपने लोग हैं उनसे यह कह दिया है जल्द से जल्द अपना सामान वहां से पैक करिए। ईरान की सरकार ने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिस पर अब बाकी की विदेशी शक्तियां एकदम कंधे पे बंदूक डाल के ईरानियों के उनकी सरकार पर चला रही हैं। हमारे पैसे से आप गाजा क्यों फंड कर रहे हो? आप लेबनान वालों को क्यों दे रहे हो? हमारा इजराइल से काहे का लड़ाई है भाई? हम नहीं जानते। अब वो किसी चौराहे पर उसको क्रेन पर ले जाएंगे, इसको टांग देंगे। अमेरिका जब चाहेगा ईरान पर हमला बोल सकता है। ईरान के पास में केवल जो उसकी ताकत है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अभी तो वही है। तो लड़ाई होगी आसमानी लड़ाई में होगी। मतलब अमेरिका के बॉम्बर्स, अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-16, F-18 या फिर F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट्स उड़ेंगे। और जिसको लड़ने का मन हो तो आप ये बताओ, चाइना इतना बड़ा मसल दिखाता है, क्यों नहीं जा करके लड़ रहा है? लेकिन इस बार खतरा ये है कि खामनेई दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। पर हमला किया तो हम तुमको बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या ईरान के पास कुछ ऐसा है या फिर ईरान वही पहले वाली कहानी है? उनके पास कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा 15,000 से ज़्यादा है। ये बताओ कि इसका 30% भी अगर इजराइल पे गिर गया तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल को किसी न्यूक्लियर हमले की जरूरत नहीं है। सहायता जो है वो रास्ते में, मदद सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लीजिए, दफ्तरों पर कब्जा कर लीजिए। बांग्लादेश में देखा ना, अभी हाँ, नेपाल में देखा। वही सर। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। क्या आज की रात कयामत की रात है? क्या एक इस्लामिक कंट्री अब उसके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो आखिरी पड़ाव पर है? और सीधी सीधी बात, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं? और जो साथी इस्लामिक कंट्री हैं, सवाल है कि वो शांत क्यों हैं, वो खामोश क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया दर्शकों? ऐसा यही समझेंगे, क्योंकि भारत ने जो ईरान में रहने वाले अपने लोग हैं उनसे ये कह दिया है जल्द से जल्द अपना सामान वहां से पैक करिए, जो भी साधन आपको मिलता है वहां से भारत आ जाइए। अभी तक यह कहा जा रहा था सावधान रहिए, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे दूरी बनाइए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है वहां से निकलिए। प्रकाश जी, हाँ, आपको अगर रूस यूक्रेन वॉर याद होगा, तो हमने जब एडवाइजरी दी, ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में राहुल जी, अब याद आ गया तो सुन लीजिए। सबसे पहले वहाँ यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल के छात्र और बाकी छात्रों को भारत सरकार महीनों पूर्व भी कह रही थी कि आप लोग निकल जाओ। अब वो छात्र क्या कह रहे थे जान रहे हो? कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये इनको तो हमेशा लगता है कि वॉर होगा। वहाँ से बाकायदा बाइट आ रही थी। हम लोग उस समय एक चैनल में थे, तो लगातार लोगों से कहा जा रहा था कि निकलिए निकलिए, नहीं निकल रहे थे, वॉर शुरू हो गया। आपको पता है कि प्रधानमंत्री की पहल के बावजूद रशिया अपनी फायर रोकता है और वहाँ से स्टूडेंट्स को भारत बाकायदा निकालता है, वहाँ कॉरिडोर बनाया जाता है, उसमें निकलते हैं। उन बसों में पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा पकड़ के, उनके स्टूडेंट्स भी वहाँ से बच करके आए हैं। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप समझिएगा कि राष्ट्र कितनी बड़ी चीज़ है। और जब वो लोग निकाल लिए गए वहाँ से, जानते हो वहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत क्या थी? खाना अच्छा नहीं दिया रास्ते में। हाँ, केवल चावल खिला रहे थे। युद्ध क्षेत्र से जहाँ 24/7 मिसाइल और बम गोले गिर रहे हैं, आपकी जान बच के आ रही है, आपको इसकी चिंता नहीं है। केवल चाइनीज खिला रहे थे, उनको मुगलई डिश नहीं मिली। कहने का मतलब ये है दोस्त, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। और पिछले 8-10 सालों में अगर भारत की विदेश नीति आप देखेंगे, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में फंसे हुए भारतीय हों, उनको जिस तरह से निकाला गया है, ये अपने आप में एक कहानी है। अब आइए ईरान पर क्या होने जा रहा है। ईरान की सरकार ने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिस पर अब बाकी की विदेशी शक्तियां एकदम कंधे पे बंदूक डाल के ईरानियों के उनकी सरकार पर चला रही है। मामला बहुत एस्केलेट हो गया है राहुल जी।
अब आप ये सोचो कि किसी सरकार की रिपोर्ट अगर ये आ रही है कि उन्होंने 12,000 लोगों को, IRGC के लोगों ने, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 12,000 लोगों को अगर मार दिया है, ये 12,000 की संख्या, चलिए जी मैं मान लेता हूँ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन 12,000 की जगह अगर 2,000 भी है तो ये तो बड़ा ही नंबर है। आप अपने लोगों को जब मारने लगे, उन पर आपकी सेना गोलियां चलाने लगे, मतलब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें खेल में आते हैं इजराइल और अमेरिका। ये दुनिया का सबसे आसान खेल है राहुल जी, कि आपके देश में आपके ही लोगों को आपके खिलाफ करके उस आग में घी थोड़ा थोड़ा डाला जाए, थोड़ा थोड़ा डाला जाए, आग इतनी धधक जाए कि फिर हम जो चाहें वो हो। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ईरान है, क्योंकि वहाँ पर एक ही देश है जो बार बार वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, नाटो, इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है, वो है ईरान और उसका इस्लामिक रिजीम। वो इस्लामिक रिजीम अगर वहाँ गिर रहा है तो निश्चित तौर पर अपनी गलतियों की वजह से तो गिर ही रहा है। आपके अपने लोग आपका पुतला जला रहे हैं, आपके वो लड़कियों की तस्वीरें आ रही हैं। इससे 2 साल पहले महसा अमीनी एक केस देखिए, 22 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ तेहरान की सड़कों पर गलियों में घूम रही है, उसने हिजाब पहना हुआ है, फिर भी IRGC वहाँ पर बाकायदा एक मोरल पुलिसिंग बनी हुई है राहुल जी, जो देखते रहते हैं कि किनका हिजाब ठीक है कि नहीं है। उसको मोरल पुलिसिंग वालों ने जो है बाकायदा उस लड़की को उठा लिया, बीच बाजार से उठा लिया और उसके साथ मारपीट इतनी हुई कि बताया जाता है कि उस पुलिस वैन में उसको सर पे जो चोट लगा, बाद में हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके जो ब्रेन हेमरेजेस वगैरह की जो तस्वीरें आई, बाद में एक्सरे रिपोर्ट आए, 50 तरह की जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया उसको इतनी बुरी तरीके से मारा उस लड़की को कि उसकी मौत हो गई। अब आप ये देखना, रिजिडिटी, ये जो कट्टरपंथ होता है वो किसी देश को कहाँ ले जाता है। जब वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस प्रोटेस्ट में 500 लोगों को इन लोगों ने मार दिया। अब फिर अभी जब ईरान सड़कों पर है, आर्थिक नीतियों से कहानी शुरू हुई थी, अब कह रहे हैं कि जी डेथ टू डिक्टेटर। साथ ही ये जो पॉलिसीज़ हैं ईरान की कि वो प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल से लड़ रहे हैं, लेबनान में वो हिजबुल्लाह को फंड करते हैं, गाज़ा में हमास को फंड करते हैं, यमन में हुतीज़ को फंड करते हैं। अब ईरान और इजराइल का बॉर्डर आमने सामने तो है नहीं, लेकिन अगर ईरान को लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे? वो आतंकवादी संगठनों को फंड करते हैं, वो आतंकवादी संगठन इजराइल पर अटैक करते हैं। अब लेबनान, वहाँ ईरान में लोग ये कह रहे हैं कि भाई गाज़ा से हमारा क्या लेना देना, समझिएगा, नहीं आ रहा था। हाँ, आप कह रहे हैं गाज़ा से हमारा क्या लेना देना, लेबनान से हमारा क्या लेना देना। मेरी जान ईरान के लिए, हमारे पैसे से आप गाज़ा क्यों फंड कर रहे हो? आप लेबनान वालों को क्यों दे रहे हो? हमारा इजराइल से काहे का लड़ाई है भाई? हम नहीं जानते। उनका कहना है कि दुनिया के 57 देश हैं, कोई तो नहीं खबर ले रहा है, सब झंडा उठा के डोलते हैं, डेथ टू इजराइल सब करते हैं, डेथ टू अमेरिका सब करते हैं, लड़ता केवल ईरान है। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमारे एजुकेशन का क्या होगा? हमारे खाने पीने की चीज़ें जो इतनी महंगी हुई जा रही हैं, इसका क्या होगा? आम ईरानी के जीवन का क्या होगा? हमको दुनिया से किसी देश से मतलब नहीं है, हमको आज़ादी चाहिए। दूसरा, ये जो तुम कहते हो कि हिजाब पहन के रहो, हम नहीं रहेंगे हिजाब पहन के। मतलब जो 40 साल पहले जो क्रांति आई थी, वही क्रांति अब नए सिरे से लेकर के आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमको आज़ादी चाहिए, हमको बोलने की आज़ादी, हमको रहने की आज़ादी। अगर वहाँ चोरी सिद्ध हो जाता है राहुल जी, तो अंगूठा और ये वाली उंगली काट देते हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में कुछ लोगों को पब्लिक एक्सक्यूशन देने की बात है। वो बाकायदा क्रेन पर किसी चौराहे पर ले जाके, आज भी वो लड़के की तस्वीर आप देख लो, इस लड़के को का पब्लिक एक्सक्यूशन होना है, बगैर ट्रायल कह दिया फांसी होगी इसको। अब वो किसी चौराहे पर उसको क्रेन पर ले जाएंगे, इसको टांग देंगे, क्योंकि वो प्रदर्शन में शामिल है। हाँ, अब ये समझिएगा, ये चीज़ें क्या है, इस तरह के प्रोटेस्ट में आग का घी का काम कर रही हैं। अमेरिका और मोसाद बिल्कुल चाहेंगे कि ये होता रहे। अब ये ऐसा सिचुएशन है जहां मोसाद को न ज़्यादा पैसा खर्च करना है, ना अमेरिका को ज़्यादा दिमाग लगाना है। ऑलरेडी ईरान ऐसा देश है मेरे भाई, जहां पूरे ईरान में, ईरान की चाहे IRGC हो, ईरान के चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, ईरान के अंदर कोई भी सरकारी संस्था हो, उसके अंदर मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन है ही है। किस कदर है वो ऐसे समझ लो कि ईरान के अंदर तेहरान में जो चीफ गेस्ट हैं उनके, आपको इस्माइल हानिया याद होगा, हमास वाला, जो राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था,
उसको राष्ट्रपति गेस्ट हाउस में उसकी लोकेशन केवल IRGC के लोगों को पता होगी, वो राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड्स को पता होगी। उसको मोसाद ने जिस कमरे में था वहां जाकर मार दिया। और ये तो इनके बारे में भी कई बार ही कह चुके हैं कि खामनेई कहाँ पे हैं, हमको हाँ, पता है, वो चाहे हम लोकेशन जानते हैं, वो इजराइल वाले हम मार हों या देंगे, फिर वो हम उठा लेंगे, इस तरह की बातें वो करते कई रहे। बार कह चुके हैं कि भाई हमें पता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब की बार तो देखिए जो ट्रम्प साहब है वो कह ही रहे हैं, ये जो प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं वो जारी रखिए। हाँ, रास्ते में मदद है। हाँ, रास्ते में मदद रास्ते में मदद है का मतलब ऑलरेडी एक रिपोर्ट ये है कि अमेरिकी सेना जो है वो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है कि अगर हमको हमला कैसे करना है। आपको पता है कि कोई अमेरिका से उड़ के फौज को तो आना नहीं है। मिडिल ईस्ट में तमाम एयर बेसेस हैं, सऊदी अरब में एयर बेसेस है, यमन में है, UAE में है, हर जगह पर, इवन इराक में है, बिल्कुल ईरानी बॉर्डर पर, और बगल में इजराइल है। तो फिर कहना ही क्या है, अमेरिका जब चाहेगा ईरान पर हमला बोल सकता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टाइट है राहुल जी। ईरान को ये लग रहा है कि ये तो मतलब ये है कि बिल्कुल कयामत वाली रात जो आप कह रहे हो वो है ही। घर में सिचुएशन जब ठीक नहीं रहता है तभी दुश्मन आप पर हमला बोलता है। तो ईरान को ये लग रहा है कि मौजूदा समय बेहद नाजुक है खामनेई और उनके प्रशासन के लिए, इस्लामिक रिजीम के लिए। वो इस अटैक के लिए तैयार है। अब ईरान अपना बचाव कैसे कर सकता है? ईरान और वहाँ की इस्लामिक रिजीम एक ही तरीके से बच सकती है। वो ये जो ईरान अगर ये कह रहा है कि हम 24 घंटे में बम बना लेंगे, अगर कोई गलती की हमारे ऊपर, तो अगर उस सिचुएशन में ईरान है तो ये एक थ्रेट है इजराइल और अमेरिका के लिए। दूसरा क्या, अमेरिका को इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, वेनेजुएला वाला सिचुएशन नहीं है। ईरान के पास कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है और वो 3000-4000 किलोमीटर तक मार सकता है। मतलब वो इजराइल को अटैक कर सकता है और मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी अमेरिकी एयरबेस को या सैन्य अड्डे को वो टारगेट कर सकता है, और वो ईरानी मिसाइलों की जद में होंगे। अब जब आप दूसरे देश के अंदर जाके बम मारिएगा, और मरने ही मारने का मामला है, हाँ, तो सामने बिल्कुल हो गया, एकदम स्पष्ट है ना, कि मरने ही मारने का अगर मामला है तो फिर ये मिसाइल रख के ईरान करेगा क्या? या तो अमेरिका को उन लोकेशंस का पता हो जहां इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स रखे हुए हैं तो आप उनको तबाह कर दो, नहीं तो ईरान अगर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सका। ईरान के पास में केवल जो उसकी ताकत है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अभी तो वही है, क्योंकि और जो ये लड़ाई तो जमीनी होगी नहीं। 90% लगभग हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरा है। हाँ, हमें 24 घंटे में हम लोग बम बना देंगे। हाँ। तो फिर क्या होगा? तो बम बन जाएगा तो फिर दुनिया के लिए थ्रेट है। मिडिल, अरे भाई हम कह रहे चलिए आपने अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाया, बगल में सऊदी अरब है, बड़ा मिलिट्री अलाई है अमेरिका का। अमेरिका ने कसम खा रखी है हम सऊदी अरब को देंगे जी। सऊदी चाहता है कि ईरान बर्बाद हो जाए क्योंकि वो शिया है, शिया भी चाहते हैं कि सुन्नी बर्बाद हो जाए। तो बढ़िया है, बदले का मौका है। ये पूरा तमाशा दुनिया चुपचाप देख रही है। अब इसमें होगा क्या? देखिए भाई, जमीनी लड़ाई तो होगी नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा इजराइल और ईरान कोई अगल बगल में तो है नहीं, अमेरिका भी कोई बगल में नहीं है। तो लड़ाई होगी आसमानी लड़ाई में होगी। मतलब अमेरिका के बॉम्बर्स, अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-16, F-18 या फिर F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट्स उड़ेंगे। तो इनके पास क्या रास्ता है? ईरानियंस के पास, इनके पास रशिया के दिए गए कुछ फाइटर जेट्स हैं। बाकी मामला एयरफोर्स तो रशिया भी तो धमका रहा है अमेरिका को। नहीं आएंगे राहुल जी, नहीं आएंगे ये सब। अब तो देखो, जब वेनेजुएला में उनके टैंकर्स रोक लिए, ये एक डील है भाई। ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला लेंगे, पुतिन ने कहा ओके, मैं 20% यूक्रेन ले लूंगा, बोला ओके, हो गई डील। इतनी ही डील है। और जिसको लड़ने का मन हो तो आप ये बताओ, चाइना इतना बड़ा मसल दिखाता है, क्यों नहीं जा करके लड़ रहा है? वेनेजुएला में से सबसे ज्यादा तेल वही खरीद रहा था। एडवाइजरी जारी करने से थोड़ी होता है, अब बोलने से लड़ाई नहीं होती है। ईरान वाली लड़ाई जो मैं कह रहा हूँ वो कोई जमीनी लड़ाई नहीं है, जब आसमानी लड़ाई होगी। तो आसमानी लड़ाई में क्या जवाब देगा ईरान के पास? क्या है? यहाँ किसी को बर्बाद होना है वो तो होगा, ठीक, किसी को अपना स्वामित्व बढ़ाना है वो बढ़ेगा। मौज लेने वाले जो हैं, वो जो गोला बारूद जो देखेंगे आसमान में उड़ते हुए, वीडियो बनाने वाले, उनका कितना मजा आने वाला है? आएगा मजा। इससे पहले पिछली बार कितना मजा आया था जून जुलाई में जब अमेरिका ने मारा तो। लेकिन इस बार खतरा ये है कि खामनेई दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक तो घर में फंसे हुए हैं, लोग पोस्टर जला रहे हैं कि नहीं नहीं इसको हटाओ, बुढ़ा ठस के आ गया। लोग ये भी कह रहे हैं खामनेई को फांसी पे चढ़ा दो। ये सब नारेबाजी हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, अब बाहर से वो दुश्मन सबसे ज़्यादा जो
लंबे समय से दुश्मन है, वो कह रहे हैं कि जी हम भी मारने की तैयारी में हैं। तो एक ही रास्ता है, एक जो IRGC कर रही है कि भाई रास्ता तो नहीं कह सकते आप, लेकिन आज के दौर में अगर आप हजारों लोगों को कत्ल करवा रहे हो तो आपको लग रहा है कि कत्ल करने से ये सब रुकेगा, ये और आग में घी का काम करता है, ये नहीं रुक रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि अगर अमेरिका हम पर, वहाँ की संसद कह चुकी है कि अगर हम पर हमला किया तो हम तुमको बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या ईरान के पास कुछ ऐसा है, या फिर ईरान वही पहले वाली कहानी है, धमकी देता है। लेकिन इसमें एक चिंता की बात यह है इजराइल के लिए। इजराइल का एयर डिफेंस जो आयरन डोम था, वो पहले हर बार 99% मिसाइलों को हवा में मार देता था। जो पिछला वाला वाकया हुआ है 2025 वाला, उसमें ईरान के 30% मिसाइलों ने इजराइल के अंदर हिट किया है। ये इजराइल के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इजराइल बेहद छोटा है और बताया यह जाता है कि ईरानियंस पिछले 5 साल से कर ही कुछ नहीं रहे, वो केवल मिसाइल ही बना रहे हैं। उनके पास कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा 15,000 से ज़्यादा है। 15,000 से ज़्यादा मिसाइल्स हैं बैलिस्टिक। हाँ भाई, अब आप ये बताओ कि इसका 30% भी अगर इजराइल पे गिर गया तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल को किसी न्यूक्लियर हमले की ज़रूरत नहीं है, इजराइल तो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जो कुछ अमेरिका को करना है या इजराइल को करना है, ये बहुत कैलकुलेटिव मूव होना चाहिए। या फिर आपको ये लग रहा है कि केवल उनके घर के प्रोटेस्ट से ही काम हो जाएगा, तो ये काम बड़ा ज़्यादा सस्ता है, वो वाला बहुत महंगा है। क्योंकि भाई जो शरीर पे ही बम बांध के चल रहा है, जिसने चिंता छोड़ दी है कि हम फटेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। खामनेई और उनके रिजीम को ये लगता है कि हम जाएंगे 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो मिडिल ईस्ट में एक तो अस्थिरता फैल जाएगी बहुत तेजी से, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो जाएगा वो सऊदी अरब का नुकसान हो जाएगा, UAE जैसे देशों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अगर मान लो अमेरिकी बेस पे मार रहे हैं और अमेरिका का एयर डिफेंस उसको बचा ले रहा है, तो मूड खराब होगा तो ईरानी 2-4 मार देंगे सऊदी अरब पे भाई, और सऊदी अरब फिर भागता हुआ जाएगा कि देखिए आप बचाइए भाई क्यों। तो ये सारा खेल है। तो इसमें सबसे बड़ी चिंता जो डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना ज्ञान दे लें, उनके लिए चिंता, भाई ईरानी एयरफोर्स कुछ नहीं है, 0 है अमेरिकी एयर पावर के सामने। लेकिन जो मिलिट्री में उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है, वो मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास नहीं है, और वही सबसे बड़ी चिंता का सबक है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए। क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल मारने लगा ईरान, तो वो अनगिनत मारेगा, फिर वो गिनती करेगा नहीं, और फिर इसमें सऊदी अरब से लेके मिडिल ईस्ट के तमाम एयर बेसेस जो हैं अमेरिका के, वो ऑलरेडी ईरानी मिसाइल्स की जद में है। इसीलिए जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। ये ऐसा नहीं है जो पिछली बार आए और बम मार के चले गए, वो पिछली बार से भरे बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार भी यूरेनियम निकाल लिया था, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं हुआ है। जबकि वो पहले भी बार बार कहते रहे कि हम बम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब हम परमाणु ऊर्जा का स्रोत ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो तो कहते ही हैं लोग, लेकिन अब जब ज़्यादा उंगली करोगे तो भाई वो बम भी बना लेगा, ये है चक्कर। तो दर्शकों, ये समझने वाली बात है, और आने वाले दिनों में या फिर ये भी कह लीजिए कुछ घंटों में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, हालात बहुत ख़राब हैं, इसीलिए भारत ने अपने लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। और देखिए, ये एक और बड़ी बात है कि अभी तक हम जो देख रहे थे कि अमेरिका ये तो कह रहा है कि भाई हम मारेंगे, और वो ये कह रहा है कि प्रदर्शन जो है वहां पर तेज कीजिए, चालू रखिए, सरकारी और सहायता जो है वो रास्ते में, मदद सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लीजिए, जो दफ्तरों पर कब्जा कर लीजिए। बांग्लादेश में देखा ना, अभी नेपाल में देखा, वो ठीक वैसे ही प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कहां तक आगे बढ़ता है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।